दोस्तों कल कुणाल कामरा ने कैरी मिनाटी पर एक वीडियो अपलोड किया था। आओ बेटा कैरी हम तुम्हें रोस्ट सिखाएं, ऐसा कुछ उसका टाइटल था। हालांकि वो वीडियो एक रोस्ट कैसा नहीं होना चाहिए इसका परफेक्ट एग्जांपल है। और उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही घंटों के अंदर उसे 1 मिलियन से ज़्यादा डिसलाइक्स भी मिल गए हैं और अभी भी ये डिसलाइक्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पर दोस्तों क्या आपने सोचा कि कल अचानक से कुणाल कामरा ने वीडियो क्यों अपलोड किया? यानी देखिए ना, ये मुद्दा भी काफ़ी पुराना हो चुका है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। और उस वीडियो की तरफ देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उसे एडिट करने के लिए या उसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत की गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बस उन्होंने अपलोड करना था इसलिए अपलोड कर दिया है। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं उसमें, कुछ भी बकबक किए जा रहे हैं और हर एक लाइन के बाद में बस वो वाला बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने डाल दिया है और हो गया उनका रोस्ट पूरा। मतलब सीरियसली कुछ भी। तो आखिर कुणाल कामरा ने कल ये वीडियो क्यों अपलोड किया, इस पर मैं मेरा जो ओपिनियन है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडियंस की बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना हो रही थी। स्टैंड अप कॉमेडी की आड़ में हमारी भारतीय संस्कृति को, हज़ारों वर्ष पुराने हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को नष्ट करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी की आड़ में, उस बारे में पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी। और इस वजह से ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इनको जो फंड करने वाले हैं, इनको जो स्टेज अवेलेबल कराने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसलिए जो यूट्यूबर्स इन स्टैंड अप कॉमेडियंस का रोस्ट कर रहे थे उनको कुछ कॉर्पोरेट स्ट्राइक्स वगैरह भी कल भेजे गए ताकि लोगों को पता ना चले इनकी घिनौनी मानसिकता। केवल वो एक वीडियो की बात नहीं है इस्कॉन वाले, और भी ऐसे कई वीडियोस पर जो रोस्ट किए गए थे उनको भी ये कॉर्पोरेट स्ट्राइक्स भेजे गए हैं। तो लोगों का ध्यान इससे डाइवर्ट करना इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए, इनको फंड करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। और मेरे ओपिनियन में कुणाल कामरा का ये वीडियो कल बस इसी वजह से अपलोड कराया गया ताकि लोगों का चर्चा का विषय बदल जाए। देखिए सोशल मीडिया की ये आदत ही होती है, मान लीजिए आज किसी एक विषय पर चर्चा चल रही है पर उसी समय कोई दूसरा बड़ा मुद्दा आ जाए तो लोग उस दूसरे मुद्दे पर मीम्स वगैरह बनाने लग जाते हैं, उस पर चर्चा करने लग जाते हैं और पहले वाला जो मूल मुद्दा था वो पीछे छूट जाता है। पर देखिए इस बार हम मूल मुद्दे से भटकेंगे नहीं और इसी बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 2 दिन पहले ये सब चर्चा शुरू हुई थी। इस्कॉन ने जब शेमारो और उनके सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस पर कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसके बाद से ही ये पूरी चर्चा शुरू हुई थी। तो शेमारो और उनके जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनकी वो बहुत ही ज़्यादा बेहूदे, वाहियात, डिस्गस्टिंग, शर्मनाक, निंदनीय ऐसे वो जो वीडियोज़ है वो आपने देखे होंगे। वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो कम से कम इस्कॉन द्वारा उन पर जो कंप्लेंट दर्ज कराई है ये तो आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो वो जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है उसने उस वीडियो में ये कहा था कि भाई ये जो इस्कॉन है ये हरामी पॉन वाले हैं। और यहीं पर वो नहीं रुकी, उसके आगे उसने ये कहा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो थोड़ी सी संस्कृति का यूज़ करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाते थे, बड़े बड़े कांड। फिर वो कहती है कामा सूत्रा, और उसके बाद फिर आगे वो खजुराहो की जो कामुक मूर्तियाँ हैं उनका उल्लेख करके गंदे गंदे कमेंट्स पास करती है वो हमारे ऋषि मुनियों पर, हमारे संस्कृति पर। और सामने बैठी हुई जो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी कूल ऑडियंस है, वोक लिबरल्स, वो राक्षसों की तरह अट्टहास करते हैं, ठा के लगा कर वो हंसते हैं। देखिए इन लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता, ना हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। वामपंथियों का तोड़ा मरोड़ा गया, ब्रिटिशों द्वारा लिखा गया झूठा इतिहास इन्होंने पढ़ा हुआ है। खजुराहो की वो जो मूर्तियाँ हैं वो किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, कुछ इन्हें पता नहीं है। आज से 950 वर्ष पहले चंदेला राजवंश के द्वारा वो खजुराहो की मूर्तियां बनाई गई थी, पर 950 वर्ष पूर्व बनाई गई उन मूर्तियों की आड़ में ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता को, संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि बड़े बड़े कांड छुपाने के लिए ये लोग थोड़ी सी संस्कृति का यूज करते थे। हमारे ऋषि मुनि संसार का त्याग करके अपनी त्याग, तपस्या और बलिदान से सदैव समाज को कुछ न कुछ देते आए हैं, समाज को आगे ले जाने की कोशिश वे करते आए हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वे आज भी मानव सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैंने मानव सभ्यता कहा, किसी धर्म की बात में नहीं की क्या हिंदुओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं या किसी रिलीजन का नहीं। हमारी देश में ये रिलीजन का, धर्म का कंसेप्ट ही विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद आया है। हमारे देश ने कभी भी किसी धर्म की, रिलीजन की स्थापना नहीं की है। इसलिए हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी भी इसी संस्कृति में आए, भगवान श्री कृष्ण भी इसी संस्कृति में आए। इसकी किसी ने स्थापना नहीं की है। या हमारे किसी धर्म ग्रंथ में, हमारे किसी शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि भाई आप हमारे रिलीजन में आ जाओ, आप हमारे धर्म में आ जाओ तो भाई तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इतनी छोटी सोच हमारी संस्कृति की कभी रही ही नहीं है। हमारी संस्कृति में मानव जन्म का जो सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है वो है मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब क्या?
हमारे अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की वृत्तियां जहां से उठती, उस तत्व को मैं रूप में जानना, उसे मुक्ति कहा गया है। जैसा मनोविज्ञान हमारी संस्कृति में है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारी संस्कृति जितनी वैज्ञानिक सभ्यता आपको पूरी पृथ्वी पर दूसरी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जितनी गहराई से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अभ्यास हमारे पूर्वजों ने किया है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सच में आश्चर्य होगा कि कितना गहन, कितना गहरा अध्ययन हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है। हमारे इन्हीं ऋषिमुनियों ने गणित और खगोल शास्त्र के सभी मूलभूत सिद्धांत पूरे विश्व को दिए हैं, वो भी आज से हजारों वर्ष पहले। जो हमें बताया जाता है कि हमने बस शून्य की खोज की है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमने केवल शून्य की खोज नहीं की है, गणित और खगोल शास्त्र के सभी मूलभूत सिद्धांत भारत में ही खोजे गए हैं। आज जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वो मूल बोधायन प्रमेय है, जो पाइथागोरस से भी सैकड़ों साल वर्ष पूर्व बोधायन ऋषि जी ने खोजा था। इसी प्रकार से गणित के सभी मूलभूत सिद्धांत भारत में ही खोजे गए हैं। खगोल शास्त्र की बात करें तो जब यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में गैलीलियो और कोपरनिकस को बस इसी वजह से इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि उन्होंने बस इतना कहा था कि भाई सूर्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा नहीं करता तो पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। बस इतना कहने की वजह से गैलीलियो और कोपरनिकस को वहाँ के जो धर्मांध थे उन्होंने इतना प्रताड़ित किया था, उन्हें मारा था। पर गैलीलियो और कोपरनिकस से भी हजारों वर्ष पहले हमें नवग्रहों के बारे में पता था। हमारा जो पंचांग है उसके अनुसार एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, उन तिथियों पर चंद्रोदय कब होगा, ये पूरा जो गणित है पंचांग का, इसकी खोज हजारों वर्ष पहले ही भारत में हो चुकी थी। नवग्रहों के बारे में हमें हजारों वर्ष पूर्व ही पता था। पर हमारी हजारों वर्ष पुरानी इस सभ्यता को, हमारे ऋषि मुनियों को 950 वर्ष पूर्व किसी राजवंश के द्वारा बनाए गए खजुराहो की मूर्तियों को लेकर ये लोग टारगेट करते हैं। ये कहते हैं कि देखो, ये बड़े बड़े कांड छुपाने के लिए ये खजुराहो की मूर्तियों का उदाहरण देते हैं। बड़े बड़े कांड? किस प्रकार के कांड? हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हर जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा बताई गई है। सारे के सारे शास्त्र हमारे सारे के सारे शास्त्र ब्रह्मचर्य और वीर रक्षा की महिमा से भरे हुए हैं। पर ये लोग, इनके जो सेक्सुअल फैंटेसीज है, इनके जो विकृत मानसिकता है, उसे जस्टिफाई करने के लिए ये हमारे हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता को, हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषि मुनियों को तक नहीं छोड़ते, उनको भी कांड करने वाला बता देते हैं। पर देखिए, हमारे इन्हीं पूर्वजों ने, हमारे इन्हीं ऋषि मुनियों ने हमारी भलाई के लिए आज से हजारों वर्ष पूर्व कैसी कैसी व्यवस्थाएं हमारे लिए करके रखी है, कैसे कैसे त्यौहार हमारे लिए खोज कर रखे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विविधता से संपूर्ण ऐसी संस्कृति केवल हमारी ही है, जहाँ 40 से ज़्यादा त्यौहार है, और ये सारे के सारे त्यौहार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। कोई भी त्यौहार आप उठाकर देख लीजिए, चाहे हम श्राद्ध जो करते हैं, उस श्राद्ध के समय भी देखिए हम खीर, हमारे पूर्वजों को खीर का भोग लगाते हैं। तो शरद ऋतु में एक जो शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो उस पित्त को शांत करने के लिए खीर खाना बहुत उपयोगी होता है। तो हमारे पूर्वजों ने श्राद्धों में खीर का भोग लगाने का प्रावधान करके रखा है। या फिर उत्तरायण के समय देख लीजिए, हम तिल और गुड़ घर घर जाकर बांटते हैं। तो ठंडी में, उत्तरायण के समय कि जनवरी में की ठंडी तो आपको पता ही है, तो तब तिल और गुड़ खाने से हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, ठंड के खिलाफ लड़ने की शक्ति बढ़ती है। या फिर होली में हम पलाश और गेंदे के फूलों से रंग खेलने के लिए कहा गया है, जिसकी वजह से जो हमारी ताप सहने की क्षमता है गर्मी में, वो बढ़ जाती है। या गुड़ी पाड़वा पर कड़ू नीम के पत्ते हम खाते हैं 1 हफ्ते तक, और साथ में ही कम नमक का या बिना नमक का भोजन करने के लिए कहा गया है। तो वो जो गुड़ी पाड़वा और उसके बाद में हफ्ते भर तक कड़ू नीम के हम पत्ते खाते हैं, उससे साल भर तक हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से कोई भी त्यौहार आप ले लीजिए, पर इतनी वैज्ञानिक, इतना गहराई से मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाली हमारी सनातन संस्कृति को डिफेम करने का, उसको नीचा दिखाने का ये स्टैंड अप कॉमेडियंस कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब इस्कॉन ने सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन पर और शेमारो पर जो कंप्लेंट दर्ज कराई है, उस कंप्लेंट के लेटर में उन्होंने 3 बहुत बढ़िया मुद्दे बताए हैं। उन पर हम बाद में थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस और क्या क्या कर रहे हैं जरा हम समझते हैं। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले वो मुनव्वर फारूकी, शायद उसका नाम है, उसने भी इसी प्रकार का एक वीडियो, 2-3 उसके वीडियो वायरल हो गए थे, जहाँ पर वो प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता मैया का बहुत ही निचले स्तर पर जाकर मजाक उड़ाता है, बीच फक जैसे शब्दों का उपयोग करके। या गोधरा कांड, जहाँ पर 59 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था ट्रेन के डिब्बे में बंद करके, उसको इतना मजाकिया तरीके से, इतना घिनौने तरीके से वो बताता है अपने स्टैंड अप कॉमेडी में। क्या अभी कुछ दिन पहले कुणाल कामरा ने भी राम के नाम की डॉक्यूमेंट्री उसके चैनल पर अपलोड की थी। उसके नीचे पिन कमेंट में उसने लिखा था कि भाई, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए नहीं अपलोड की है, पर अगर आपके सेंटिमेंट्स इससे हर्ट होते हैं तो आपको अपने सेंटिमेंट्स पर काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह लेक्चर उसने वहाँ पर दिया था। भाई कुणाल कामरा जी, आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में कुछ भी दिखा सकते हैं, भले वो कितने ही गलत फैक्ट्स पर आधारित क्यों ना हो, कितने ही झूठे इतिहास पर आधारित क्यों ना हो। आप लोगों को बरगला सकते हैं, गलत जानकारी स्प्रेड कर सकते हैं, वो आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी है भाई आपकी।
पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में एक हिंदू ही है जिसके कभी सेंटिमेंट्स हर्ट ही नहीं होते। आपने एक विवादित ढांचे पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, पर दूसरी तरफ आप देखिए कश्मीर में 50,000 मंदिर तोड़े गए, 50,000 मंदिर, जिसके बाद में अभी धारा 370 हटने के बाद में अभी सरकार ने कहा कि हम उन 50,000 मंदिरों को रीओपन करेंगे, उनको फिर से ओपन किया जाएगा। तो यहाँ 50,000 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है, फिर भी आपने देखा किसी के मतलब कोई आक्रोश वगैरह आपने देखा हिंदुओं में? नहीं। एक हिंदू समाज ही हमारे देश में जिसके कभी सेंटिमेंट्स हर्ट ही नहीं होते। और हमारे इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए छत्रपति संभाजी महाराज जी, गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयालदास जी, बंदा सिंह बहादुर जी, 4 साहबजादे, भगवान बिरसा मुंडा जी, रानी अब्बक्का जी, रानी चिन्नम्मा जी, रानी वेलु नाचियार जी, इन जैसे अनगिनत महापुरुषों ने, या गोवा इंक्विजिशन में जो हजारों हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था, ऐसे जो अनगिनत इस धरती के देवी देवता है, महापुरुष है, उन्होंने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, तब जाकर ये संस्कृति बची है। और ये संस्कृति बची है इस वजह से आप इसकी आलोचना कर पा रहे हैं। आप धन्यवाद करिए उन महापुरुषों का जिन्होंने बलिदान दिया है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज आप इस संस्कृति की आलोचना कर पा रहे हैं। इसका अस्तित्व है इसलिए आप आलोचना कर पा रहे हैं। यकीन मानिए अगर ये सनातन संस्कृति आज नहीं होती ना, तो आपको आलोचना शब्द क्या होता है ये भी पता नहीं होता। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, वहाँ पर उनके रिलीजन पर अगर कोई सभ्य भाषा में भी सवाल पूछता है ना, तो भी ब्लास्फेमी के आरोप में उसे मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाती है। और मृत्युदंड की सज़ा कानूनी तरीके से हो उसके पहले ही वहाँ पर हज़ारों लोग जमा होकर पत्थर फेंक कर उसको मार देते हैं। केवल भारत और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ही ऐसी है जहाँ पर ब्लास्फेमी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो धन्यवाद करिए इस संस्कृति का, इस संस्कृति की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान किया है उनका, क्योंकि उनकी वजह से ही आज आप इस संस्कृति की आलोचना कर पा रहे हैं, इसको गंदी गालियां दे पा रहे हैं, इस पर भद्दे कमेंट्स आप कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं इस्कॉन के उस लेटर के बारे में जिसमें उन्होंने बहुत ही समर्पक रूप में इस षड्यंत्र का और उसके पीछे की गंभीरता का वर्णन किया है, और फॉरेन फंडिंग से कैसे हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिशें हो रही है इसका भी उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। इस लेटर की जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी वो ये कि किसी भी देश के सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए कैसे षड्यंत्र रचा जाता है, इसका जो उन्होंने उल्लेख किया है ना, वो पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ पर उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। इन 3 बातों के जरिए किसी भी देश की सिविलाइजेशन को नष्ट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले उस देश के फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है। वहाँ की जो हाउसवाइफ्स हैं उनको शर्मिंदा कराया जाता है, मातृत्व की भावना का अपमान किया जाता है। अब देखिए, ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मदद ली जाती है वो है आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र की, यानी कला और साहित्य के क्षेत्र की। आपने कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें जो घर की बुजुर्ग महिला है वो पूजा पाठ करती है, माला वगैरह जपती है, सत्संग में वगैरह जाती है, और उसी को बहुत ज़्यादा खूंखार दिखाया जाता है, दरिंदा दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा नकचड़ा दिखाया जाता है, वो सबको घर में उसने परेशान करके रखा है, जितना हो सके उसको अपमानित किया जाता है उस फिल्म में। और केवल घर की बुजुर्ग महिलाएं नहीं, आप विवाह फिल्म का उदाहरण लीजिए, उसमें जो पूनम का कैरेक्टर है, देखिए वो सीधे साधे कपड़े पहनती है, दबे आवाज़ में बात करती है, शर्मिला उसका स्वभाव है, और केवल इस वजह से जितनी भी तथाकथित लिबरल से, तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन से, वो देखिए हमेशा विवाह फिल्म का मजाक उड़ाएंगे, खास तौर पर पूनम का जो कैरेक्टर है उसको ट्रोल करेंगे। क्यों भाई, अब तुम्हें बॉडी शेमिंग याद नहीं आ रही? अब तुम्हें नहीं लग रहा कि ये उसकी आज़ादी है, वो कैरेक्टर जैसे चाहे कपड़े पहन सकता है? तुम कौन होते उसको जज करने वाले? दोस्तों, इन फेमिनिस्टों की, लिबरल्स की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। ये दूसरों को जितना चाहे क्रिटिसाइज करेंगे, जैसे चाहे गालियां देंगे, जो चाहे वो करेंगे, लेकिन इनको अगर आप सभ्य भाषा में भी क्रिटिसाइज करो ना, तो ये दूसरों को नोच कर खाएंगे। थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म सहने की इनमें क्षमता नहीं होती, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हैं। पर ये ट्रोल करेंगे पूनम जैसे कैरेक्टर को, और रियल लाइफ में भी ऐसी लड़कियों को ट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव शर्मिला है, या वो सीधे साधे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ ये 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज जैसे जो सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रमोट करेंगे, वैसी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे, विरिधि वेडिंग इसी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे। दोस्तों, लिबरलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है वो भारत में अभी अभी शुरू हुआ है, हम शुरुआत के स्टेज में हैं। पर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर ये लिबरलाइजेशन का प्रोसेस आज से करीब 6-7 दशक पहले, यानी 60-70 वर्ष पहले ही शुरू हो चुका था, और इसके बहुत भयानक परिणाम आज हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख रहे हैं। वहाँ की यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके जीवन को कोई दिशा नहीं है। 17-18 वर्ष की उम्र में वे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अपने किसी पार्टनर के साथ में रहते हैं, वहाँ पर ड्रग्स, पार्टी, शराब, जो मन में आए खाओ पियो, मौज करो, फ्रीडम। फिर इतने कम आयु में ही उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, पार्टनर का खर्चा, फिर कहीं पर वो नौकरी वगैरह करेंगे, वहाँ फिर उसके बाद में फिर वो पार्टनर भी
उनके लिए बस भौतिक सुख, सेक्स, सेक्सुअल फैंटेसीज, यही सब कुछ होता है। जब एक पार्टनर से मन नहीं भरता तो वो ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद में फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और उसके बाद में जीवन इतना खाई में धंस जाता है कि फिर ना समाज उनको एक्सेप्ट करता है, ना पेरेंट्स उनके ही खुद के उनको एक्सेप्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा समाज का, युवा वर्ग का वहाँ का हिस्सा ऐसा है। तो ये आज हमें समझने की आवश्यकता है। हम शुरुआती स्टेज में है लिबरलाइजेशन के। हमें हमारे पारिवारिक मूल्यों को संजो कर रखना है, बचा कर रखना है। इसके बाद में इस कॉन्क्लेटर में जो दूसरा पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना, और ये काम ब्रिटिशों को बहुत अच्छे से आता था। इसके लिए बॉर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत का पूरा अलग डिपार्टमेंट उन्होंने शुरू किया था। इस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और मैकॉले ने तो कहा ही था, ये जो कॉन्वेंट स्कूल से जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ पर वो शुरू कर रहे हैं, इससे ऐसी जनरेशन्स पैदा होगी इस देश में जो अपने ही देश से, अपने ही देश की भाषा से नफरत करेंगी। और ये आज हम देख रहे हैं, और इसी का परिणाम है ये ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस या इनके सामने बैठकर हंसने वाले, अट्टहास करने वाले ये तथाकथित कूल ड्यूड्स, तथाकथित पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग। अब आते हैं हम इस लेटर के तीसरे पॉइंट पर। फैमिली स्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के बाद में जो देश के आदर्श व्यक्तित्व होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी छवि को धूमिल किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। और ये काम तो हमारे देश में हमेशा से, स्वतंत्रता के बाद से बहुत बढ़िया तरीके से होते आया है। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिशों ने किया और उसके बाद में वामपंथियों ने किया, पूरा झूठा इतिहास लिख कर। इसलिए आपने देखा होगा पाठ्य पुस्तकों में हमारे जो महापुरुष है, जो सच्चे क्रांतिवीर है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नामों को चुन चुन कर हटाया गया है, चुन चुन कर, या कहीं पर किसी एक आध लाइन में उनको समाकर रख दिया है। और बाकी 2 लोगों को स्वतंत्रता का पूरा श्रेय उन्होंने दे दिया है। एक परिवार को उन्होंने स्वतंत्रता का श्रेय देने की कोशिश की है। तो ये एजुकेशन सिस्टम को भी बर्बाद करना है, और साथ में उसी के द्वारा हमारे महापुरुषों की छवि को भी धूमिल करने की, अपमानित करने की कोशिश की जाती है। यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इतिहास को भी बदलने की कोशिश कई सारे वामपंथी लेफ्टिस्ट कर रहे हैं। उनको तू तड़ाका की भाषा का उपयोग करके अपमानित करने वाली किताबें भी अभी प्रकाशित हो रही है। इस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिए, यहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत बहुत भयानक षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। अगर हम आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब इतनी सारी नकारात्मकता फैलाई जा रही है तो हमें भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।